गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग आईपीएफ के बारे में शाम को 6:30 बजे चर्चा करते हैं। ये 7वां आईपीएफ है और 7वां दिन है। दिन मतलब जो आईपीएफ की संख्या है उसके हिसाब से हमें दिन जो है यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। अभी तक हमने 6 आईपीएफ किए हुए, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर उसमें कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा। हालांकि सुधार की कमी गुंजाइश है क्योंकि लगभग सारे जो टॉपिक हैं वो हमने कंप्लीट किए हुए हैं और अभी तक जो और भी आईपीएफ आने वाले हैं उनमें भी सारे जो है मुद्दे कवर किए जाएंगे, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। पीडीएफ हमने बता दिया था, आप लोग कलेक्ट कर लेना। पीएमपी प्रोग्राम में एक आईएएस बड़े स्तर पर चलाता है और उसमें प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, तो और बहुत ही नॉमिनल फ़ी है उसकी, बहुत नाम मात्र का है, तो उसको आप ले सकते हैं और वहाँ पे आपको। चलिए हम लोग 7वें आईपीएफ की बात करते हैं और ये आईपीएफ भी पॉलिटी से ही संबंधित है। ये भी पॉलिटी से ही संबंधित है। चल स्टार्ट करते हैं। एक खास बात, आज जो हम लगभग 4 मुद्दे कवर करेंगे, 4 या 5 मुद्दे इसमें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कैग के बारे में बात करेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो 4 मुद्दे हैं, ये थोड़े बड़े टॉपिक हैं और संभवतः इसमें समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि इसमें जब भी आप जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो अगर इस पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। तो इसमें सारा मटेरियल, सारा माल हम दे दिया है, तो इसको थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लगेगा। चलिए बात करते हैं। तो पहले हम राष्ट्रपति की बात करेंगे, फिर इसके बाद में उपराष्ट्रपति की, फिर इसके बाद में हाँ एक टॉपिक रह गया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी इसी में आ जाएगी। ओके, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में और एजीआई कैग के बारे में, सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। ये सब अभी जो ट्रेंड चेंज किया है यूपीपीसीएस ने, अब जानते हैं कि 1 और 2 कथन या 3 कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा देना स्टार्ट किया है, उसमें भी 2 कथन वाले, तो कथन के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसी चर्चा करता है। तो इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 77 के अनुसार संघ के सभी कार्यपालक कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। ओके, तो आपसे स्टेटमेंट के तौर पर पूछेगा, आप स्टेटमेंट ऐसे छोटे छोटे आते हैं तो हमने भी छोटे ही स्टेटमेंट बनाए हुए। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति जो है वो उनमें निहित है, वह देश के प्रथम नागरिक है, भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। ओके, ध्यान रखना, सिद्धांततः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है, पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। अनुच्छेद 74, तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार से बताया गया है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये हम तीसरा टॉपिक इसी में है, उसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये कई बार ध्यान रखना, अनुच्छेद भी सुमेलित करने के लिए पूछता है, मैचिंग करने के लिए पूछता है, तो आप अनुच्छेद भी हमने दे रखे हैं, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 54, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल, एक तरह से इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, उसकी चर्चा आप कह सकते हैं कि इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अनुच्छेद 54, ये निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है और जो निम्न प्रकार की है, जैसे निर्वाचक मंडल बराबर निर्वाचित संसद सदस्य प्लस निर्वाचित विधानसभा सदस्य। इसके बाद में हम कोई यहाँ से जानकारी आपको नहीं देंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है, कौन से अनुच्छेद में है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल में शामिल होने वाले संसद
कि निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, मनोनीत नहीं, नामांकित नहीं, ध्यान रखना, कौन से? निर्वाचित सदस्य। ओके, दूसरा यहां पे निर्वाचित विधानसभा सदस्य। तो आप ये कह सकते हैं कि जिन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य, इस इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल जो कि राष्ट्रपति का चुनाव करता है उसमें शामिल होते हैं। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। तो अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। यहां उल्लेखनीय है कि निर्वाचित सदस्यों को ही निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। जैसे राष्ट्रपति द्वारा 12 राज्यसभा सदस्य जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र में निपुणता हासिल किए हुए होते हैं, तो वो 12 अलग अलग क्षेत्र में जो 12 जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करते, तो वो शामिल नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके बाद में हमने बताया कि जिन राज्यों में विधानसभा, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उनके भी निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, जिनको हम एमएलए बोलते हैं, जो निर्वाचित एमएलए होते हैं, वो भी इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अब देखें, ये व्यवस्था कब लाई गई कि केंद्र शासित प्रदेशों के जहां पे विधानसभा है उनके सदस्य जो हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो भी इस निर्वाचक मंडल में भाग लें। तो ये 1971 के संविधान संशोधन के बाद से दिल्ली एवं पौंडीचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। यहां पे पुदुचेरी कर लेना। ओके, तो ये व्यवस्था 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाई गई और ये जो व्यवस्था है, यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई है, 1992 में, ठीक है, 1992 से ऐसा किया जाने लगा कि अब दिल्ली और पुदुचेरी, क्योंकि यहाँ पे भी निर्वाचित विधानसभा है, ठीक है। अनुच्छेद 55 इसमें देखें तो इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मतलब एक तरह से कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, क्या पद्धति होनी चाहिए। तो हमने बताया हुआ था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है, और उसमें भी एक ये आप कह सकते हैं कि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति, ये अपनाया जाता है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाता है। मतलब सब जितने भी राज्य हैं हमारे उनको समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ओके, तो ये जो प्रणाली है जिसको मैं बता रहा था कि एकल संक्रमणी मत पद्धति, ये अनुच्छेद 55 में दी गई है। ओके, तो ऐसा कुछ अनुच्छेद और उनसे संबंधित मुद्दे, ये सब कुछ राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। ओके, तो ये पहला हमारा जो पॉइंट था क्लियर हुआ। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की अर्हताएं, मतलब क्वालिफिकेशन, कौन राष्ट्रपति बन सकता है। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। आपसे स्टेटमेंट पूछेगा, आप आसानी से बता सकते हैं। हालांकि पहले पीसीएस में उम्र पूछा था कि भैया कितनी एज के बाद में या कितनी एज एक पूरी होनी चाहिए जब राष्ट्रपति का चुनाव कोई लड़ सकता है। लेकिन अब जो है ट्रेंड चेंज किया है यूपी पीसीएस ने। अब ट्रेंड चेंज के साथ में ही कथन के आधार पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो 58 में अर्हताएं दी गई हैं। पहला, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और ध्यान रखना लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। क्लियर? तो लोकसभा, राज्यसभा नहीं है, राज्य विधानसभा नहीं है, राज्यसभा नहीं, राज्य विधानसभा नहीं है, लोकसभा। अच्छा, चौथा भी है, कई किताबों में आप जो पढ़ते होंगे घटना चक्र उसमें नहीं दिया जाता और पूछा भी नहीं गया है, लेकिन यहां पे देखें क्योंकि कंप्लीट नोट्स वो आपको मिलने चाहिए। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में किसी के अधीन नियंत्रित किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। लाभ के पद,
तो आप सीधे बोला जाता कि भैया किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद कैसा? देखो, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां पे किसी जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है या फिर जहां पे लाभ के पद की बात आती है, तो जहां जहां पे लाभ का पद नहीं माना जाएगा वो हमने यहां पे दिया है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है, लाभ का पद नहीं माना जाएगा। जैसे राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए हमारे यहां संविधान में व्यवस्था की गई है, तो वो किसमें आएगा? लाभ के पद में नहीं आएगा। उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री हो तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा, अर्थात तो ये सब लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। लाभ का पद का मतलब होता है कि भाई आपकी तनख्वाह बनती हो, एक तरह से आप जो है आप तनख्वाह बनती हो, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, सरकारी कंपनी में काम कर रहे हो, एक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हो या एक एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे हो। ओके, तो वहां पे हमें कहीं लाभ का पद दिखाई पड़ता है, और ये इस वजह से है क्योंकि होता क्या है लाभ का पद, क्योंकि आप जब कभी राष्ट्रपति बनेंगे तो क्या फेवर करने लग जाएंगे, अगर आप किसी लाभ के पद में है तो उसको फेवर करेंगे। ओके, तो इस वजह से लाभ के पद को यहां पे मना किया गया है। दूसरा है, लाभ के पद का निर्धारण ये संसद द्वारा किया जाता। नोट डाउन करते हुए चलेंगे, स्टार भी लगाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज भी होंगे कि लाभ का पद जो है उसका निर्धारण कौन करता है। तो संसद करती है, ना चुनाव आयोग करता है, ना राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ओके, तो ये सब संविधान में दिया गया है। 58 में बताया गया है कि लाभ का पद का निर्धारण संसद करेगी जैसा वो उचित समझे। फिर एक बड़ा पॉइंट यहां पे में दिखाई पड़ रहा है, पॉइंट में तमाम सारे पॉइंट हैं, और इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें से पूछे गए क्वेश्चन जबरदस्त तरह से। अनुच्छेद 53 के अनुसार 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान। तो ये हमने पहले बता दिया था आपको। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आप प्रस्ताव नहीं भेज सकते, आप प्रस्तावित नहीं कर सकते कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर नामांकन आपको भरना है चुनाव के लिए, वो भी राष्ट्रपति के लिए, तो उम्मीदवार के तौर पर कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए जमा करना होता है, और यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, जिसको हम बोलते हैं जमानत जब्त हो गई। क्या बोलते हैं? उनकी तो जमानत जब्त हो गई, अर्थात एक मिनिमम क्राइटेरिया से भी कम जो है वो वोट प्रतिशत मिला हुआ है या वोट संख्या मिला हुआ है। ओके, तो ये ध्यान रखना कि जमानत राशि कब जो है जब्त होती है। जमानत जब्त कब होती है? जब उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों, कुछ वैध मतों का नहीं है, ध्यान रखना, वैध मत अवैध मत यहां पे नहीं, कुल डाले गए मतों का 1/6 अगर प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो 15,000 रुपए वो वापस नहीं किए जा रहा, जमानत जब्त हो गई। तो ये कुछ मुद्दे। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख किया गया कि भैया पद जब से ग्रहण करेगी, शपथ नहीं, जब से पद ग्रहण करेंगे। शपथ तो आज ले ली, पता लगे कल जो है वो पद ग्रहण कर रहे हैं या परसों कर रहे हैं, तो ये नहीं है। क्या है? जब से पद पर आसीन होंगे तब से लेकर 5 वर्ष तक के यहां पे कार्यकाल की या पदावधि। तो अनुच्छेद 56 कुछ ऐसी बातें करता। 56(1) का के अनुसार राष्ट्रपति का भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। तो स्टार लगाएंगे इसको, 56(1) का। ठीक है, अब 56(1) का में क्या विषय दिया गया ये आपसे पूछ सकता है, या वो किसको अपना त्याग पत्र देते हैं या सौंपते हैं, तो वो किसको संबोधित कर गए? उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति। अच्छा, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देते हैं। ये 56(2) के तहत ऐसा करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं और उसका फैसला ही अंतिम होता है। बाकी ध्यान रखना, कहीं पे भी हाँ केस चल सकता है, लेकिन जैसे ही
जैसे ही केस मान लो कि लगा कि नहीं भाई उच्च न्यायालय में केस ये हम हार गए हैं और वगैरह वगैरह तमाम सारी चीजें, तो फिर अगर मान लो कि उच्चतम न्यायालय जाता है केस, ठीक है, तो यहां पे जो फैसला आएगा ये अंतिम माना जाएगा। ओके, हालांकि डायरेक्ट ही उच्चतम न्यायालय ही फैसला करता है इसका कि भाई चुनाव में गफलत हुई कि नहीं हुई है, तो चुनाव में कुछ विवाद हुआ कि नहीं, तो जितने भी विवाद होंगे राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित वो सब उच्चतम न्यायालय, और इसका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव की इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि निर्वाचक मंडल जो इलेक्टोरल कॉलेज बना हुआ था उसमें वो सांसद साहब और वो विधायक साहब आए नहीं, तो इस वजह से चुनाव जो है रद्द कर दिया जाए। ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एमपी साहब और कोई एमएलए साहब आए बोले नहीं हम तो शामिल ही नहीं हो पाए, हम तो कहीं चले गए थे विदेश और आपने हमारी गैर मौजूदगी में जो है राष्ट्रपति चुनाव करा दिया, तो दोबारा से चुनाव कराइए। ऐसा नहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ओके, जितने लोग शामिल है उतने ही निर्वाचक मंडल बनेगा और राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित किए गए हैं। तो जब कभी भी एक तो इसका दूसरा भी हमें पार्ट दिखाई पड़ता है अनुच्छेद 78 का, राष्ट्रपति मांगे तब प्रधानमंत्री जो है वो जानकारी मुहैया कराएं कि क्या देश में चल रहा है, क्या राष्ट्र में क्या चल रहा है। तो प्रति पखवाड़े जो है अर्थात हर 15 दिन बाद राष्ट्रपति महोदय मांग भी सकते हैं जानकारी, और प्रधानमंत्री प्रति पखवाड़े राष्ट्रपति महोदय के पास में जाते हैं और बताते हैं कि हमारे यहाँ ये नीतियां चल रही हैं, हमारे यहाँ ये नीतियां लागू की गई हैं, राष्ट्र ऐसे चल रहा है। तो 78 में ये जानकारी देने, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो है वो वर्णित किए। तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में। अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है, अर्थात 86 में कुछ ऐसी बातें कही गई, अभिभाषण की बात की। पूछा जा सकता है क्योंकि इसी साल जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है। आप जानते हैं कि नई नवेली लोकसभा का गठन हुआ है, तो 86 के बारे में पूछा जा सकता है, स्टार लगाएंगे। ओके, चलिए, अभिभाषण और संदेश भेजने का, तो ये एक बड़ा टॉपिक था और बड़ा पोर्शन, लगभग इसमें सारे बड़े टॉपिक हैं। देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया सीधे तौर पर जो स्टेट पीसीएस में पूछी जाती है वो पूछा जाता कि कौन सा अनुच्छेद था जिसकी जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है, तो आर्टिकल 61 ही केवल ऐसे पूछ लिया जाता। लेकिन जब से ट्रेंड चेंज हुआ है तब से थोड़ा सा जो मास्टर पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने में भी थोड़ा सा चेंजेस ये आया कि अब वो स्टेटमेंट तमाम सारे उससे संबंधित देते हैं। तो कोशिश मैंने भी की हुई है, आई होप कि थोड़ा सा विस्तार से हम इस पर चर्चा करें। तो महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो 61 में, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उसे हटाने हेतु महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, और इस स्थिति में संसद के दोनों सदनों में से किसी में प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो स्टेटमेंट बना सकता है कि केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, जो बहुत डीप नहीं पढ़ रहे होंगे, या पहले राज्यसभा में लाया जाएगा फिर लोकसभा में लाया जाएगा, ओके, या पहले लोकसभा में लाया जाएगा ये महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित कोई प्रस्ताव, या राज्यसभा में लाया जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं पालना, किसी में भी दोनों सदनों में से किसी में भी ये प्रक्रिया, ओके, थोड़ा सा डीप से पढ़ेंगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया, ओके, अच्छा, कैसे ये इसका प्रोसीजर कैसे किया जाता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इसके बाद में फिनिश करते हैं। प्रथम सदन के जहां पे प्रस्ताव लाया गया है, प्रथम सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित व लिखित प्रस्ताव पीठासीन अधिकारी को दिया जाता है, अर्थात जिस सदन में यह लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, बकायदा लिखित प्रस्ताव उस सदन के पीठासीन अधिकारी को देंगे। पीठासीन अधिकारी 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देंगे, भाई
14 दिन का समय दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय की भाई वो भी अपने पक्ष को रख सकें, इस वजह से 14 दिन। इसके बाद राष्ट्रपति सदन में उपस्थित होकर अथवा अपने द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष रखते हैं कि भाई देख लो क्या मामला है। ओके, जो 14 दिन समय दिया जा रहा है वो इसी वजह से दिया जा रहा है जिससे राष्ट्रपति महोदय भी कुछ अपनी तरफ से इनपुट दें। इसके बावजूद यदि सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को सही समझता है तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पारित कर देते हैं और प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। ऐसी कुछ प्रक्रिया यहां पे चलती है। अब ये विशेष प्रक्रिया है, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, मतलब एक तरह से आप ये अगर ऐसा नहीं देगा तो आपसे स्टेटमेंट बोलेगा कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जी हां, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी जो है उसकी आवश्यकता होती। इतना लंबा तो स्टेटमेंट नहीं देगा 2/3 बहुमत उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या का, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत के बारे में बताएगा। तो ये प्रक्रिया जिस सदन में प्रस्ताव पारित किया, अब यहां से पारित हो गया 2/3, अब दूसरे सदन में जाएगा और राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा कि भाई आपने तो पारित कर दिया है, एक बार हम समिति का गठन करते हैं, जांच लेते हैं कि जो आपने प्रस्ताव पारित कर दिया है 2/3 बहुमत से अर्थात विशेष बहुमत थे। तो एक बार दूसरा सदन जो है क्या करता है, एक समिति का गठन करता है और देखता है कि देखो उसने सही किया कि नहीं उस सदन ने। तो वो समिति क्या करती है, जांच करती है कि सच में ये सही बात है कि नहीं, और यदि समिति राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को सही पाती है, दूसरा सदन बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एकदम से सब कुछ एकदम क्लीन कर रहा है, अगर सही पाती है ये समिति तो दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से अर्थात उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है। और जब दोनों सदनों से विशेष बहुमत से यह प्रक्रिया संपन्न होती है तो दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति को अपना पद वो त्याग करना पड़ता है। ठीक है, तो महाभियोग प्रोसीजर इम्पीच की बात कर रहे हैं, हाँ प्रोसीजर ऑफ इम्पीच की बात कर रहे हैं। तो ये यहां पे क्लियर हो गया। तो आपसे अब कुछ ऐसे पूछेगा कितने प्रस्तावक ये जिस सदन में लाया जा रहा तो कितने पर ये जो है ये जो सदस्य हैं सदन के वो कितने होने चाहिए, तो 1/4। अब छोटी छोटी बातें नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें हो गई है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया ओके क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं, स्टेटमेंट आपसे पूछेगा। ठीक है, हाँ चलिए, भारत के राष्ट्रपति का त्याग पत्र, भारत के राष्ट्रपति के त्याग पत्र देखिए हमने बताया था कि 56(1) के तहत राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देता है, और 56(2) के तहत वो सूचना राष्ट्रपति महोदय पीठासीन अधिकारी अर्थात लोकसभा अध्यक्ष, माफी चाहूंगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको ये क्या करते हैं, जाके देते हैं, जाके तुरंत तत्काल एकदम से कि भैया ऐसी ऐसी बात हुई देख लो एक बार। ओके, तो ऐसे कुछ यहाँ पे बातें की गई हैं, एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसमें कुछ और भी तथ्य हैं, इस वजह से विस्तार से देखने की जरूरत है। तो भारत के राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। एक चैन है, इस चैन को समझ लें क्योंकि स्टेट पीसीएस में आजकल थोड़ा सा डीप में जा रहा है, तो आप भी उतने ही हिसाब से चलेंगे। उपराष्ट्रपति को देता है, अब उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना देता है। कौन सा था आर्टिकल 56(2) के तहत, और ये 56(1) के तहत ऐसी जानकारी यहां पे हमें मिलती है। ओके, अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए देश के राष्ट्रपति का दायित्व संभाल सकता है, परंतु यदि वह ऐसा करने में किसी कारणवश असमर्थ है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा। ओके, बात समझ आ गई। तो एक चैन बनी हुई है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है किसी कारणवश तो उपराष्ट्रपति,
मान लो उपराष्ट्रपति मना कर दे या किसी कारणवश उस पद को नहीं संभाल रहा है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ऐसी जिम्मेदारी संभालता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी इस जिम्मेदारी को संभालने में सक्षम नहीं है या किसी कारणवश जो है वो नहीं संभाल सकते हैं, मना कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति पद का दायित्व संभालेगा। ओके, क्लियर हो गया? तो कैसे कैसे ये चैन चल रही है। ओके, और आप भी इसको थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलना, एक बार और रिवीजन कर रहा। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान राष्ट्रपति का दायित्व संभाल चुके हैं या इन्होंने संभाला है। यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के साथ होती है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कर लिया जाता है। ओके, तब तो फिर पूरा तरह से आप जानते हैं कि चुनाव ही संपन्न किए जाएंगे। ओके, यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की देरी होती है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव होने पर पुराना राष्ट्रपति ही कार्यभार संभालता है। नाउ क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि नहीं चुनाव नहीं हो पा रहे तो उपराष्ट्रपति संभालें आके चुनाव, नहीं। अगर कार्यकाल पूरा हो गया है तो फिर अगर मान लो देरी हुई, हालांकि जैसे ही कार्यकाल पूरा होता उससे पहले ही चुनाव करा लिए जाते, लेकिन किसी कारणवश समझ लो कि नहीं चुनाव हो पा रहे हैं, तो फिर उसी राष्ट्रपति को, जो पहले राष्ट्रपति थे, उनको ही उस पे आसीन कर दिया जाता है कि ठीक है अभी कुछ दिन और आप कार्यभार संभालें। तो राष्ट्रपति का त्यागपत्र कैसे कैसे ये प्रक्रिया चलती है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के बारे में बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की बात करें तो 51 से लेके जो संघ में बातें कही गई राष्ट्रपति से लेकर जो अनुच्छेद दिए गए हैं, उसमें कहीं पे भी इनके विशेषाधिकार की बात नहीं की गई। विशेषाधिकार काफी दूर दिया गया है। देखें, एक बार समझें, संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं मिलते हैं। संसदीय विशेषाधिकार वो किसको मिलते हैं? संसद सदस्य को मिलते हैं या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मिलते हैं। ओके, जो संसद का अभिन्न अंग भी होता है। संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? 361। ओके, तो जो अभी हम आर्टिकल देख रहे थे क्या 52 से लेके बाकी, जब तो उसमें कहीं पे भी जो राष्ट्रपति को लेकर अनुच्छेद दिए गए उसमें कहीं पे भी हमें इनके विशेषाधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है? अनुच्छेद 361 में। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अपने शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए या अपने द्वारा किए गए किसी कृत्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। एक मामला अभी आया हुआ है और ये जो प्रक्रिया है, जब हम राज्यपाल को पढ़ेंगे तो राज्यपाल के बारे में भी ऐसी कुछ बातें कही गई हैं। ओके, अभी पश्चिम बंगाल का एक मामला था कि उन्होंने वहाँ के कोई जो राज्यपाल हैं उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, तो ऐसा है कि उनके साथ में किसी महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया हुआ है, लेकिन वो अभी राज्यपाल हैं। तो चाहे व्यक्तिगत हो या राष्ट्र के संबंध में कोई भी लिया गया निर्णय, इसके लिए उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो गलत हो या सही, जब तक वो अपने पद पर आसीन है। ओके, तो कह सकते हैं कि वो अपने कर्तव्यों के पालन के लिए या अपने द्वारा किए गए किसी कृत्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये राष्ट्रपति के बारे में आप बात कर रहे हैं, जब हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे तब भी यही बातें होंगी वहां पे। ओके, एक और बात, राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्रवाई ना तो संस्थापित की जा सकती है और ना ही चालू रखी जा सकती है। ओके, तो ना ही तो आप इसको आप कह सकते हैं किसी भी न्यायालय में ना तो आप ऐसा कोई केस दायर कर सकते हैं और ना ही कोई ऐसी प्रक्रिया चला सकते हैं जब तक वो अपने पद पर हैं। ओके, जब तक वो अपने पद पर हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, देखें, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जिनका प्रयोग अनुच्छेद 74(1) के तहत मंत्रियों की सलाह पर ही होगा, कई प्रकार की हैं तथा उन पर
निम्न शीर्षकों के प्रति विचार किया जा सकता है। तो आपने हमने बताया था कि भाई अनुच्छेद 74 में ये सब बातें कही गई हैं। एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को मतलब एक तरह से परामर्श देगी। ओके, हाँ, एक बात और है, इसमें संशोधन किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ये अमेंडमेंट किया गया कि भाई राष्ट्रपति एक बार सलाह जो है उसको दरकिनार कर सकते हैं कि भाई एक बार केवल। ओके, जब भी कभी मंत्रिपरिषद ने सलाह दी, राष्ट्रपति महोदय ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, केवल एक बार। लेकिन दोबारा से अगर उच्च बहुमत से उसी प्रस्ताव को या उसमें बदलाव करके राष्ट्रपति को भेजते तो दोबारा उस प्रस्ताव को जो है वो मंजूर करना पड़ेगा, ये उनकी बाध्यता है। ओके, ये सब अमेंड किए गए हैं बातें। जब कोई पॉलिटी वाले सर आएंगे वो आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इतनी बातें। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने खुद से नहीं करते हैं, ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही करते हैं। और आर्टिकल 74 में ये सारी बातें, मतलब मंत्रिपरिषद के बारे में बातें कही गई। तो देखें, तो विधायी शक्ति के बारे में, तो हमें विधायी शक्ति के बारे में पढ़ना है एक एक करके। संसद का सत्र आहूत करना और सत्तावसान या विघटन करना। तो सत्र को आहूत करना, विघटन करना या सत्रावसान करना, ये सब राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। तो जब भी हम विधान सभा या फिर जो विधान करने वाली सभा होती है, जिसको हम लोग भारत में आप जानते हैं संसद है, तो संसद के बारे में जो भी बातें, जो भी प्रस्ताव या फिर जो भी एक तरह से जो शक्तियां उनमें फेरबदल करने की जो शक्तियां दी गई हैं, वो सब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। तो जितनी भी बातें विधायिका से संबंधित होंगी राष्ट्रपति के संबंध में या राष्ट्रपति को लेकर, ओके, राष्ट्रपति को लेकर जो शक्तियां उसकी जो है वो विधायिका से संबंधित होंगी या विधायिका में वे फेरबदल करने की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विधायी शक्तियां। तो संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना, ये सब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। अनुच्छेद भी दिया गया है, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सदनों को आहूत करने या उनका सत्रावसान करने तथा लोकसभा का विघटन करने की शक्ति प्रदान की गई है। गतिरोध हो जाने पर उसे अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अर्थात ज्वाइंट सिटिंग भी आहूत करने के बारे में बातें कही गई हैं। ओके, तो 85 में क्या करेगा और 108 में क्या करेगा, ये सारी बातें। तो संसद को सत्रावसान करना, सत्र का आहूत करना या फिर विघटन करना। आरंभिक अभिभाषण की बात करें, देखिए हमने बताया भी था अभी जब शुरुआत कर रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, तो सारी बातें। राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 के अनुसार लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत या समावेश संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान का कारण बताएगा। तो 85 में राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान करेगा, आहूत करेगा या फिर अब उसका विघटन कर देगा। ओके, किसमें दिया गया, 85 में। लेकिन 87 में आरंभिक अभिभाषण के बारे में बातें कही गई हैं। ओके, चलिए, तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। कुछ राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और भी हैं, देखें एक बार। सदस्यों में सदन के सदस्यों में नामित करने का अधिकार, मतलब सदनों में सदस्यों को नामित करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 80 में एक इसमें अनुच्छेद 1 के तहत ऐसा कर लें, आप ब्रैकेट लगा ले, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। ओके, कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 81(1) के तहत राज्यसभा में 12 तथा अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। अब वो कौन से होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे, एंग्लो इंडियन या एंग्लो इंडियन। इनको नामित करने की एक तरह से शक्ति प्रदान की गई है। तो ये भी ध्यान रखना, आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि दे देगा उसमें आप कुछ पार्ट्स, कुछ हो सकता है कार्यपालिका शक्ति दे दे, कुछ विधायिका शक्ति दे दे, कुछ सैन्य शक्तियां, कुछ कूटनीतिक शक्तियां दे दे। फिर से पूछ देगा कि इसमें कौन सी जो है वो विधायी शक्तियां हैं। ओके,
तो विधायी शक्तियों के बारे में हम लोग विस्तार से इसी वजह से चर्चा कर रहे हैं। बाकी कार्यपालक शक्तियां जैसे अपॉइंटमेंट, किसी को अपॉइंट करना है, किसी का जो है बर्खास्त करना है, ओके, किसी का जो है तरह से ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो कार्यपालिका शक्ति में उसकी आती हैं, कार्यपालिका शक्ति में आती हैं। ओके, तो अनुच्छेद 81(1) के तहत राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन मतलब जब लगे ऐसा कि भाई उनका बहुमत नहीं है तब की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 331। अब देखिए इस प्रावधान को थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया, या आप कह सकते हैं इसको होल्ड पे रखा गया है। आप ऐसा कहेंगे ज्यादा सही रहेगा कि इसको होल्ड पे रखा गया, फिलहाल के लिए अस्थायी तौर पर अभी क्या किया गया है, इसको होल्ड पे रखा गया है। ओके, तो ये आप तो 2020 में जनवरी 2020 से ये सारी बातें। प्रतिवेदन की बात करते हैं, रिपोर्ट, बजट, सीएजी का प्रतिवेदन, वित्त आयोग की सिफारिश, इसमें कॉमा लगा लेना। ओके, बजट, सीएजी का प्रतिवेदन, वित्त आयोग की सिफारिश तथा विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदन से संबंधित दस्तावेज संसद के समक्ष रखने की राष्ट्रपति की शक्ति। ओके, तो ये प्रतिवेदन किसके किसके प्रतिवेदन, तो जब कभी प्रतिवेदन की बात आए तो ध्यान रखना ये प्रतिवेदन जो रखता है जाके संसद में, ये एक तरह से विधायी शक्ति है। विधेयक के लिए पूर्व मंजूरी, तो कुछ ऐसे विधेयक दिए गए हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों का जब भी कभी वर्णन आए तो ध्यान रखना, कुछ मैं अनुच्छेद बता रहा हूं, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति से संबंधित होंगे। अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों के निर्माण का वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधान की सिफारिश करने की अनन्य शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, ताकि ऐसा करने के पूर्व प्रभावित राज्यों के विचार प्राप्त कर सके। अब गए नहीं, मान लो संसद ने कहा कि चलो इस राज्य में अब थोड़ा सा इसका नाम परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे ही इसका सीमा परिवर्तन कर देते हैं, नया राज्य बनाते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, उनसे पूर्व मंजूरी ली जाएगी। और राष्ट्रपति महोदय इस वजह से इनसे पूर्व मंजूरी ली जाती है क्योंकि जिस राज्य में सब ये करने वाले हैं संसद, उसको पता चल जाए कि भाई आपके यहाँ आपकी सीमाओं में नाम परिवर्तन किया जाएगा, आपके इसमें आपके राज्य से एक नया हम राज्य बनाने वाले हैं, इसका निर्माण करेंगे। ओके, सीमा परिवर्तन कर देंगे कि ये वाला थोड़ा सा हिस्सा उसमें लगा देंगे तो आपकी सीमा कम हो जाएगी। तो ये सब राष्ट्रपति को इस वजह से शक्तियां दी गई है ताकि उस राज्य को पता चल सके कि भाई उसकी भी कुछ बातें जान सके कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि उसकी बात माने ही राज्य की, उस राज्य की बात माने ही राष्ट्रपति। राज्य बोलेगा नहीं नहीं ये ऐसा मत करिए कि हमारी जगह कम हो जाएगी, राष्ट्रपति बोलेगा नहीं समाज जमीन तो हमारी। ध्यान रखना एक चीज और, जो भी है भारत में वो सब किसका है, राष्ट्रपति का है, आपका कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। जो भी जमीन है आपकी वो सब किसकी है, राष्ट्रपति महोदय की, ध्यान रखना। तो वो आपको केवल लीज पे दी गई है, ये आपका जीवन है, आप इसको रखिए। हालांकि ये जरूर है कि आप हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन जब कभी भी उस जमीन की आवश्यकता होगी राष्ट्रपति महोदय आपसे ले लेंगे, कार्रवाई करके या मुआवजा देके। ओके, तो वो सब किसकी है, राष्ट्रपति की। जो भी संपत्ति है, जमीन है, वो सब किसकी है, राष्ट्रपति महोदय की। ओके, तो राष्ट्रपति को अनन्य शक्ति दी गई है जब कभी भी अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जा रहा हो। अनुच्छेद 117(1) के अनुसार धन विधेयक सदन के पटल पर रखने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। ओके, धन विधेयक अनुच्छेद ध्यान रखना 117(1) जो है ये वित्त विधेयक श्रेणी 1, ऐसा आप कर सकते हैं, लिख लेना कहीं पे, वित्त विधेयक श्रेणी 1। ओके, 117(1) में, 117(2) में क्या है, हाँ चलिए, अनुच्छेद 304 के तहत व्यापार की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध अधिरोपित करने वाले विधेयक को
सदन के पटल पर रखने के पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। एक और मुद्दा है विधेयक का कानूनी रूप या विधेयक कानूनी रूप जब लेता है, कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप लेता है। तो ये कुछ जो शक्तियां हैं, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर उसने मिला जुला स्वरूप दे दिया, कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, कूटनीतिक शक्तियां या वीटो शक्ति जो है, आपातकालीन शक्तियां, ये सारी चीजें मुद्दे आप लोग तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना। हमने आपको वित्तीय शक्ति के बारे में बात, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। एक और, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। वह वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। धन विधेयक आप जानते हैं कि 109 में इसकी प्रक्रिया दी गई है, इसकी प्रक्रिया दी गई है और 110 में परिभाषा दी गई है धन विधेयक के बारे में। 110 अनुच्छेद 110। ओके, प्रक्रिया परिभाषा अलग अलग दोनों मुद्दे हैं। क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी 2024 में। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश अर्थात राष्ट्रपति के बिना नहीं की जा सकती है। ये भी स्टेटमेंट उसी में था और ये सब पीसीएस का है, ये सब पीसीएस के मुद्दे यूपीएससी में। वह भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। तो आकस्मिक निधि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है ये। ओके, राष्ट्रपति की वित्तीय, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, विधायी शक्ति, अब क्या है, वित्तीय शक्ति। तो आकस्मिक निधि की बात करें, इससे अगर कुछ अग्रिम भुगतान की आवश्यकता होगी तो राष्ट्रपति महोदय से, ऐसी बात है, राष्ट्रपति महोदय से ये अनुमति लेनी पड़ेगी। वह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए हर 5 साल बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है और इस वित्त आयोग की चर्चा अभी हम बाद में करेंगे अनुच्छेद 280 के तहत। ओके, तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। नेक्स्ट, न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां दी गई हैं और वह दंड का उन्मूलन कर सकता है, उसको क्षमा कर सकता है, आहरण कर सकता है, परिहरण कर सकता है या परिवर्तन कर सकता है। ये तमाम सारे मुद्दे वो ये दिए गए हैं उसमें। तो अनुच्छेद 72, अब स्टेट पीसीएस में केवल अनुच्छेद 72 ही पूछा जाता है कि अनुच्छेद 72 जो है वो किससे संबंधित है या राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां देता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्षमादान की शक्ति। ओके, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है अर्थात क्षमादान की शक्ति। अब इसमें कुछ और भी मुद्दे दिए गए हैं। अगर मान लो आपसे स्टेटमेंट पूछ दे या मैचिंग करने के लिए पूछ दे, जो मैंने यहां पे बताया कि वो दंड का क्या क्या कर सकता है, तो दंड का उन्मूलन कर सकता है, क्षमा कर सकता है, आहरण कर सकता है, परिहरण कर सकता है। ओके, और प्राविलंबन भी कर सकता है, इसमें अलग अलग दिया गया है। तो ये भी आपसे कुछ सुमेलित करने के लिए या मैचिंग करने के लिए आपसे पूछेगा, तो एक बार हम इसको डिक्टेट करें, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्तियां उसकी इच्छा पर निर्भर करती हैं, उन्हें एक अधिकार के रूप में मांगा नहीं जा सकता है। ओके, ये शक्तियां कार्यपालिका प्रकृति की हैं तथा राष्ट्रपति इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो पहली बात, पूर्णता उसकी इच्छा पर है। आप मांगेंगे कि साहब हमको ये क्षमा कर दीजिए, हमारा परिहार कर दीजिए, जो हमारा दंड मिला हुआ है प्राविलंबन कर दीजिए या विराम लगा दीजिए। ओके, तो ये सारी बातें तो आप मांग नहीं सकते, राष्ट्रपति की इच्छा पर होती है। लेकिन ध्यान रखना, कार्यपालिका शक्ति टाइप का है कुछ। तो जब कभी भी ऐसा मुद्दे आते हैं राष्ट्रपति के सामने, तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है। और ये सारे मुद्दे तो न्यायालय में ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में भी हमने बताया है कि न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है। इसका लक्ष्य दंड देने में हुई भूल का निराकरण करना जो न्यायपालिका ने कर दी है। तो जब कभी भी ऐसे मुद्दे आते हैं, ध्यान रखना, राष्ट्रपति एक तरह से ये देखता है कि कहीं न्यायालय ने तो भूल नहीं कर दी है, तो ही इस वजह से ये शक्तियां दी गई हैं। क्षमादान, किसी व्यक्ति को किसी संपूर्ण सजा या दोष सिद्धि और
उत्पन्न हुई निर्योग्यताओं को समाप्त कर देना, आप ये कह सकते हैं पूरी तरह से क्षमा कर देना। अब यहां पे मुद्दे आपसे पूछेगा, लघुकरण, दंड की प्रकृति कठोर से हटाकर नम कर देना। उदाहरण के लिए सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना। ओके, क्या कर रहा है? दंड की कठोर प्रकृति को नम कर देना, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बोलेगा, मान लो ऐसा बोल दिया कि आप लघुकरण कर रहे हैं आवाज का, और अभी तक आप पत्थर तोड़ रहे थे, अब ऐसा करिए कि लोगों को पढ़ाइए, तो होगा क्या? थोड़ा सा आपको सम्मान सा महसूस होगा कि अच्छा हाँ, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जब कभी भी लघुकरण किया जाएगा तो इसमें जो सजा की अवधि है उसको कम नहीं किया जाएगा। हाँ, दंड जो है वो आपका कठोर से नम कर दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि मान लो आप पत्थर तोड़ने की सजा मिली हुई है आपको, भैया आपको सजा तो मिल गई, लेकिन दंड के स्वरूप जो है, जो जेल मैनुअल में आपको बोला गया कि आप पत्थर तोड़िए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, बोला गया कि नहीं, इनको ऐसा करें, ये थोड़ा समझदार हैं, इनको टीचर रहे, पढ़ाते थे, तो इनको ऐसा करें कि पढ़ाने का, तो लेकिन अवधि कम नहीं होगी। लघुकरण का ध्यान रखना, अवधि कम किए बिना दंड की प्रकृति को कम कर देना। प्रकृति मतलब एक तरह से अगर कठोर दंड है उसको नम कर देना, ये मुद्दा है। परिहार, अब देखिए, दंड की अवधि घटा देना परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी, तो ये परिहार है, लघुकरण से बिल्कुल अलग है। दंड वही रहेगा कि आप पत्थर ही तोड़िए, लेकिन 10 साल की सजा दी गई थी पत्थर तोड़ने के लिए, आप उसको कम करके क्या कर दिया गया? 5 साल कर दिया गया, आधा कर दिया गया, या 6 साल कर दिया गया, या 3 साल कर दिया गया। तो परिहार में दंड की प्रकृति चेंज नहीं होती है, उसका समय चेंज कर दिया जाता है, मतलब नेचर जो है वही। विराम, दंड में कमी ला देना या विशेष आधार पर मिलती है, जैसे गर्भवती महिला की सजा में कमी। विराम मतलब कुछ समय रोक देना। प्राविलंबन, दंड प्रदान करने में विलंब करना, विशेष रूप से मृत्यु दंड के मामले में। ओके, मृत्यु दंड के मामले में, हाँ, तो ध्यान रखना, मृत्यु दंड के मामले में ही प्राविलंबन काम करता है। अगर आपसे बोल दे कि क्या नहीं किया जा सकता है मृत्यु दंड के मामले में, तो उसका लघुकरण नहीं किया जा सकता है, उसका परिहार नहीं किया जा सकता है, उसको विराम नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक बात है, उसको क्षमा किया जा सकता है, उसका प्राविलंबन किया जा सकता है। ओके, तो ये मृत्यु दंड से संबंधित मुद्दे। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति बड़ा मुद्दा है, मैं विस्तार से बता रहा हूं, हालांकि इतने पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं, लेकिन फिर भी क्या करें, देना पड़ेगा आईपीएफ। चलिए, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति प्रकार, राष्ट्रपति के पास मुख्यतः 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। एक तो आत्यांतिक है, दूसरी निलंबनकारी है, और पॉकेट वीटो है। तो एब्सोल्यूट, और इसके बाद में निलंबनकारी, सस्पेंसिव वीटो, और एक जो है पॉकेट वीटो। तो भारत के राष्ट्रपति को 3 तरह की वीटो शक्तियां दी गई हैं। देखें एक बार, अपवाद स्वरूप की बात करें तो अपवाद रूप में संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। ध्यान रखना, वीटो केवल और केवल संविधान संशोधन पर वो नहीं कर सकता है, बाकी सारे मुद्दों पर वो वीटो कर सकता है। ओके, एक एक करके। आत्यांतिक वीटो कब? अर्थ समझे पहले इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है, और इस प्रकार वह विधेयक समाप्त हो जाता है और वह अधिनियम नहीं बन पाता है। तो आत्यांतिक वीटो। ओके, राष्ट्रपति इस संबंध में क्या करता है? अपने पास ही उस मामले को सुरक्षित रखता है। इसमें प्रायः 2 स्थितियां जो है वो प्रयोग की जा सकती हैं या प्रयोग किया जाता है। देखें, जब संसद द्वारा पारित विधेयक एक गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक हो। ओके, निजी विधेयक किसको बोला जाता है? अर्थात जो मंत्री द्वारा पेश ना किया गया हो। ध्यान रखना, विपक्ष द्वारा या जो सत्ता में सरकार है उसका भी कोई सदस्य, लेकिन वो केवल और केवल सदन का सदस्य हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मंत्री ना हो। तो इतना समझे कि केवल मंत्री द्वारा जो भी विधेयक लाए जाते हैं वो सब सरकारी विधेयक होते हैं, और बाकी जो एमपीज द्वारा लाए जाते हैं विधेयक, जो मंत्री नहीं है, वो सब
गैर सरकारी विधेयक हैं और निजी विधेयक कहे जाते हैं, या निजी विधेयक उनको कहा जाता है। दूसरा, तो ये पहला मुद्दा है जब राष्ट्रपति महोदय आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करते हैं। दूसरा, जब विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पूर्व ही मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, तो उस पर भी राष्ट्रपति महोदय आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करते हैं और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति ना देने की सलाह दे देता है। ठीक है, तो दो मुद्दे यहाँ पे, एक तो विधानमंडल मतलब त्याग पत्र दे दे, या फिर आप कह सकते हैं जब नया मंत्रिमंडल बने और वो ऐसी सलाह दे कि भाई ये पास नहीं करना है, तो फिर वो क्या करेंगे, आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करेंगे। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। अर्थ समझें इसका। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु वापस लौटा देते हैं। ध्यान रखना, निलंबनकारी जो वीटो है और जो इसमें एक पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव को लौटाने वाला हिसाब है, ये राष्ट्रपति महोदय का स्वाविवेक है या इसकी स्वाविवेक की शक्ति है। तो निलंबनकारी वीटो में जो वापस लौटाने का प्रस्ताव, जो एक तरह से प्रस्ताव को वापस लौटाने का जो एक तरह से विचार है, वो राष्ट्रपति महोदय की स्वाविवेक की शक्ति है। तो एक बार समझें, तो इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब किसी विधेयक को संसद के में पुनर्विचार के लिए लौटाता है। और इसमें देखें, यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना या संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। अब ये व्यवस्था कब लाई गई, जो पुनर्विचार वाली बात है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। पुनर्विचार वाली बात जो है, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा लाई गई। बात ये चल रही थी कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप है वगैरह वगैरह। तो ये जो पुनर्विचार वाली बात है, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा लाई जाती है। क्लियर हो गया? चलिए अपवाद की बात करते हैं। इसमें राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ध्यान देते हुए चलेंगे। तो आर्टिकल 110 धन विधेयक, क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं? करते भी नहीं है कई बार। इस पे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते, भैया इस पे विचार करो एक बार धन विधेयक में। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति महोदय से ही पूर्व अनुमति लेकर ही धन विधेयक को पेश किया जाता है। ओके, ये भी एक मुद्दा बनता है। और भी कई सारे पहलू हैं। ओके, और भी कई सारे पहलू। तो निलंबनकारी वीटो, चलिए क्लियर हो गया। आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, क्या अपवाद है इसमें? क्या अपवाद है? आत्यांतिक वीटो कब और निलंबनकारी वीटो कब? दो वीटो और हैं, ये एक वीटो और है, पॉकेट वीटो। इस मामले में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है, ना अस्वीकृत करता है और ना ही लौटाता है, किंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर सकता है। नहीं, समय सीमा नहीं बताई गई है कि कब तक, समय सीमा नहीं बताई गई कब तक। इस वजह से क्या करता है, अनिश्चित काल तक। इसको क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो, मतलब अपनी जेब में रख लेना। ओके, तो ना तो अस्वीकृत करेगा, पूछेगा उधर संसद जो पारित होता है विधेयक, पूछता है क्या दिक्कत है, नहीं बताएगा। स्वीकार कर रहे हो, कुछ नहीं बोलेगा, मौन धारण कर लेगा एकदम से। ठीक है, बोला मैं तो दे दो बस, पुनर्विचार के भी लौटाता भी नहीं। ओके, तो ये तरह से पॉकेट वीटो। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जिसे 10 दिनों के भीतर विधेयक को वापस भेजना होता है, के विपरीत भारतीय राष्ट्रपति के समक्ष कोई बाध्यकारी समय सीमा नहीं है। तो अपने आप में पॉकेट वीटो जो है, ये भारतीय राष्ट्रपति के लिए एक तरह से मजबूती प्रदान करता है। राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में हमें पॉकेट वीटो के संबंध में भारतीय राष्ट्रपति दिखाई पड़ते हैं। एक और मुद्दा है राज्य विधेयकों पर वीटो। देखें, राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार है। आप जानते हैं, हमने बताया था आर्टिकल 201, आर्टिकल 201। तो आर्टिकल 201 कुछ ऐसे विशेष प्रकार के विधेयक होंगे जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाते हैं।
और जब कभी भी ऐसा लगता है राज्यपाल महोदय को कि ये हमारे जो है सीमा से बाहर हैं, राष्ट्रपति महोदय से पूछता हूं तो उनके लिए सुरक्षित रख ले, तो आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर अस्वीकृत प्रकट कर सकता है। ओके, ध्यान रखना, तो ये भी अस्वीकृत। अच्छा, इस तरह राज्य विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति को आत्यंतिक वीटो की शक्ति प्राप्त होती है, ना कि निलंबनकारी वीटो। तो ध्यान रखना, यहां पे आत्यंतिक वीटो है, अर्थात सीधे मना कर देगा कि भैया हमें मंजूर नहीं है। ये नहीं बोलेगा कि आप ऐसा करें कि दोबारा इसको पारित करें। क्या करेगा? ऐसा नहीं बोलेगा दोबारा इसको पारित करें। और दूसरी बात, इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों के संबंध में भी पॉकेट वीटो की शक्ति दी गई है। तो एक तो मना कर देगा, अर्थात आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट मना कर देगा, एब्सोल्यूट कर देगा एकदम से, भाई हमें नहीं मंजूर है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता। तो जब कभी भी राज्य विधेयकों के बारे में वीटो के बारे में बात आए, राष्ट्रपति के वीटो के बारे में राज्य विधेयकों पर, तो राज्य विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति दो ही वीटो प्रयोग करता है, आत्यंतिक वीटो और दूसरा पॉकेट वीटो। निलंबनकारी वीटो अर्थात सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्रदान की गई है कि भाई वो अध्यादेश जारी करें। तो एक एक करके हम एक एक पॉइंट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती हैं, परंतु यह प्रकृति से अल्पकालीन होते हैं, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं 6 महीना अधिकतम, या फिर 6 हफ्ता, ऐसा कुछ करके। ओके, तो इनकी जो प्रकृति होती है वो अल्पकालीन होती है, लेकिन ये वैसा ही प्रभाव रखते हैं, वैसी ही शक्तियां रखते हैं जब कभी भी संसद कोई ऐसा अधिनियम बनाती है या प्रस्ताव पास। अध्यादेश जारी करने के संबंध में राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। तो एक पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, असद्भाव के आधार पर, अर्थात राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अर्थात वो जो अध्यादेश जारी किया गया है उसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई? ओके, तो न्यायिक चुनौती दी जा सकती है, अर्थात इस पे केस किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, या जांच की जा सकती है न्यायालय द्वारा कि आपने आखिर इसको क्यों। इस विधेयक की भांति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है, एक विधेयक की भांति अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है, मतलब प्रीवियस डेट से इसको लागू किया जा सकता है, अर्थात इसे पिछली तारीख से प्रभावी। अच्छा, यह संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा निरसित कर सकता है। ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रभाव कैसा रख रहा है, ये प्रभाव जो है संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही रखता है, और इसी वजह से संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा निरसित भी कर सकता है। यही अध्यादेश किसी अन्य अध्यादेश को खत्म भी कर सकता है। ओके, तो ये अध्यादेश क्यों? क्योंकि अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव बिल्कुल वैसे ही है जैसे संसद द्वारा पारित कोई कानून। यह किसी कर विधि को भी परिवर्तित और संशोधित कर सकता है। क्लियर? पर संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। एक मुद्दा आपको पकड़ के रखना है कि संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव पारित किया जा रहा है तो वो अध्यादेश नहीं होगा, बाकी जो भी होगा वो अध्यादेश से किया जा सकता है। किसी भी अध्यादेश की अवधि अधिकतम 6 महीने, संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 हफ्ते होती है। ओके, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है, और इसी वजह से ऐसा किया गया है कि 6 महीने अधिकतम इसको रखा गया है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो या किसी विधान की तुरंत आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति की इस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, और ऐसे अध्यादेशों का वही प्रभाव होगा जो किसी संसदीय अधिनियम हो। इस अध्यादेश का प्रयोग जो है वो 352 में वर्णित आपातकाल के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना,
तो दो मुद्दे में इसको भी पॉइंट आउट करेंगे, अर्थात इसमें भी स्टार लगाएंगे। तो दो मुद्दे में क्लियर दिखे, एक तो संविधान संशोधन पर अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है, ऐसा कोई प्रस्ताव। दूसरा 352 का जब प्रयोग हो रहा तो वहां पे भी अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, अर्थात आपात स्थिति में अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, ये आपसे पूछेगा, पूछा नहीं लेकिन पूछेगा। देखें अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी अदालत में जांच नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो ये जो पुनर्विचार की बात कही गई है, यही राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति है। तो पुनर्विचार किसी से पूछ के तो नहीं कर रहा है ना, पुनर्विचार सीधे लौटा दे रहा है कि भाई देख लो एक बार। ओके, तो ये। इसके बाद में 78 में देखें तो 78 हमने बताया था जब कभी उसकी इच्छा होगी तो प्रधानमंत्री महोदय से कहेगा कि भैया ऐसा करें कि राष्ट्र में क्या घटित हो रहा है उसकी रिपोर्ट हमें दे दें। तो ये मंत्रिपरिषद से पूछ के नहीं बोलेगा कि क्या राष्ट्र में चल रहा है, आप नीतियां कैसी बना रहे हैं, सीधे बोलेगा प्रधानमंत्री से, भैया आपका कर्तव्य था, आपने 15 दिन बोला था, हम 15 दिन में हर 15 दिन में देते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे देश में क्या चल रहा है, राष्ट्र में क्या चल रहा है, और आपने मुझे बताया नहीं है। तो हमारी एक तरह से हमारा कर्तव्य बनता है, क्यों बताएगा कि मैं अनुच्छेद 78 में ऐसी बातें पूछने के लिए बोला गया है। अच्छा ठीक है प्रधानमंत्री महोदय, फिर क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो अनुच्छेद 78 जो है ये इसके अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य अर्थात राष्ट्र मामले तथा भावी विधेयकों के बारे में सूचना देगा तथा राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति का अधिकार रखते हैं। तो जब चाहें तब उनसे ले भी सकते हैं। तो ये भी कैसा है, विवेकाधीन शक्ति। दूसरा, जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत नहीं पा सके तब वह अपने विवेकानुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये भी क्या है, विवेक के अनुसार। क्यों, मंत्रिपरिषद है ही नहीं और किसी को बहुमत नहीं मिला तो बोलेंगे ठीक है आप आ जाइए, हम एक बार देख लेते हैं, आप बहुमत सिद्ध करिए। तो ये भी निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो भी विवेकाधीन होते हैं। निलंबनकारी वीटो में जो पुनर्विचार के लिए लौटाता है, ओके हाँ, तो वो भी। और पॉकेट वीटो जिसपे ना स्वीकृति देता है, ना स्वीकृति देता है, ना वापस लौटाता है, बस अपने पास रख लेता है अनिश्चित काल के लिए। ओके, अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद के सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी निर्णय पर जो कि एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लिया था पर सम्मिलित रूप से विचार करने को कह सकता है। बोलेगा कि आपके मंत्री साहब ने कुछ अच्छे मुद्दे उठाए थे लेकिन आपने उसको शामिल नहीं किया, उसको शामिल करिए, उनकी बात सुनिए। कौन कहेगा, राष्ट्रपति महोदय। किससे, मंत्रिपरिषद से। तो उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व का प्रतिपादन। ओके, तो ये 75(3). लोकसभा का विघटन यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं तो सीधे क्या करेगा, लोकसभा का विघटन कर देगा। तो ये सारे मुद्दे जो है वो विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, हालांकि हाल फिलहाल में नहीं पूछा लेकिन संभावना ये बन रही है कि पूछेगा व्यक्ति के तौर पर और वैसे। तो हम यहाँ पे आपको जो कार्यवाहक हैं उनको हटा देते हैं, बाकी सीरियल पूछेगा। स्टार लगा दे रहा हूं, कार्यवाहक। ओके, वराहगिरी वेंकट वीवी गिरी साहब, बीडी जत्ती, इनका भी ये जो है नहीं गिने जाएंगे, बाकी आप देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पे बन रहे हैं आके। ओके, 3 हटा दिए। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा इसका मैं फॉर्मेशन बता दूं कैसे क्वेश्चन फॉर्म करेगा। इधर दे देगा राष्ट्रपति के नाम और उनका कार्यकाल जो है वो दे देगा कि कब से कब तक ये इनका कार्यकाल रहा है। तो इस हिसाब से इसको पढ़ेंगे, इस वजह से हमने तारीखें भी आपको दे रखी हुई हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। एक लंबा कार्यकाल है,
12 साल का, 2 लगातार कार्यकाल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 62 से 67 तक 5 साल। डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69, 2 ही साल। इसके बाद में ये जो कार्यकाल है, इसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी साहब आते हैं और कुछ ही महीनों के लिए ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। फिर न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक, ये भी उसी साल 1969 में ही कुछ दिन के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं। ओके, इसके बाद में जो है चुनाव आते हैं। चुनाव के बाद में वीवी गिरी जो है एक कंप्लीट अवधि, एक पूर्ण अवधि के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। तो 1969 से लेके 1974 अर्थात 5 साल का कार्यकाल यहाँ पे ये पूरा करते हैं। तो यहाँ पे दोनों में आप स्टार लगा लेना, चौथे और पांचवें में ये दोनों जो हैं 1 साल में ही अपना काम खत्म कर लेते हैं। फिर इसके बाद में अगस्त 1969 में चुनाव होते हैं। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ये 74 से 77 तक यहाँ पे इनका भी कार्यकाल 3 साल का है। इसके बाद में बीडी जत्ती, ये कार्यवाहक हैं और ये भी 77 में ही बनते हैं कुछ महीने के लिए। तो इन पे भी स्टार लगा लेना, हमने कहा कि स्टार लगाया हुआ था 8वें नंबर पे। इसके बाद में आप देखें नीलम संजीव रेड्डी, ये 25 जुलाई से 1977 से लेके 82 तक, ये अर्थात 5 साल तक एक पूर्ण अवधि के लिए राष्ट्रपति रहते हैं। और ध्यान रखना इनके बारे में, इनको निर्विरोध चुना गया था, निर्विरोध इनको चुना गया था। 1-2 मुद्दे और इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति रहे, ऐसे भी हम मुद्दे एक बार डिस्कस कर देंगे। आपसे पूछता है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे, कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कोई एम्बेसडर रहे हैं, ओके, राजनयिक रहे हैं, कहाँ के राजनयिक रहे हैं, उसके बारे में एक बार हम आपको डिक्टेट कर देंगे। तो नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82, ज्ञानी जैल सिंह ये 82 से 87 के बीच में एक पूर्ण अवधि के लिए। और ध्यान रखना इन्होंने जो डाक बिल है इस पे पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, इस पे पॉकेट वीटो का प्रयोग किया हुआ था। किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने। कब किया था? 1986 में। और उस समय आप जानते हैं कि राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। 11वें नंबर आर वेंकटरमन, ये 87 से 92 हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 92 से 97 हैं। के आर नारायणन ये 97 से 2002 हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये 2007 से 12। प्रणब मुखर्जी साहब 2012 से 2017। रामनाथ कोविंद ये 2017 से 2022 और द्रौपदी मुर्मू ये 2022 से लेके अब तक राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में एक संपूर्ण जानकारी आपको दी है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन जो है एक तो व्यक्ति के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर बताइए कितने राष्ट्रपति बने हैं, या फिर ऐसे सिली क्वेश्चन ना पूछे, हो सकता है आपसे पूछेगा जो ज्यादा पूछता है राष्ट्रपति दे देगा इधर और उनकी तारीखें दे देगा। ओके, इधर तारीखें दे देगा। तो ये आपसे पूछने की इसकी थोड़ी सी गुंजाइश रहती है। तो ये अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो ये राष्ट्रपति का एक बड़ा सेशन था। अब बात करते हैं राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति का एक बड़ा, अब उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। ओके, चलिए। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति अर्थात एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन या चेयरमैन होता है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान में राज्यसभा के सभापति पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। अनुच्छेद 97 के अधीन राष्ट्रपति को संदेह वेतन का हकदार, संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। ठीक है, मतलब सभापति, अब वो क्या होगा? राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्रपति के
पद के लिए उसकी सेवा शर्तें और उसके जो वेतन भत्ता है वो प्राप्त करेगा। अब ये नहीं होगा कि वो राज्यसभा का सभापति तो उसके हिसाब से वेतन भत्ते, तो सब चीजें बदल जाएंगी। तो जब पद बदलता है तो उसके हिसाब से उसकी शक्तियां भी, उसका वेतन, उसके पेंशन भत्ते वो सब बदलते हैं। तो नेक्स्ट देखें, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। ओके, बात क्लियर हो गई? हाँ, तो ये कैसे राष्ट्रपति के चुनाव से अलग है? तो इसका जो एक तरह से निर्वाचक मंडल है वो संसद के जो दोनों सदनों के जो संसद के दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों से ही बने एक तरह से निर्वाचक मंडल से इनका चुनाव होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, अर्थात राज्यसभा जो राज्य की विधान सभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, केवल संसद सदस्य ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो चाहे मनोनीत हो या फिर निर्वाचित। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त। तो ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल राष्ट्रपति महोदय जैसी ही है। कैसी है? बिल्कुल। अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, अर्थात वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो और एक वही बात, लाभ के पद पर ना हो। ओके, यहाँ पे चौथी बात मैंने शायद लाभ के पद पर ना हो। तो अनुच्छेद 66(3) में ऐसी बातें, अब इस अनुच्छेद को भी ध्यान रखेंगे और उसमें दिए गए सारे के सारे प्रोविजन भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है। शपथ ग्रहण करने की तारीख से नहीं, तब से पद ग्रहण करने की तारीख है, तो इस पे भी स्टार लगा लेना। अनुच्छेद 67 का के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग देता है। तो ये एक बड़ी विचित्र प्रक्रिया कि जब कभी भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होगा तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना त्याग पत्र देते हैं, और जब कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होगा तो वो राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 67 का के तहत उधर हमने देखा था 56 1 का के तहत जो है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय देते थे। 67 का के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से उनके पद से उनको हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाए और जिसे लोकसभा सहमत हो। ओके, ये मुद्दा भी आप ध्यान रखना, पूछा जाएगा आपसे। एक और पॉइंट, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा निमित्त नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। ओके, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? शपथ दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं या उसको नामित भी कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, वो दिलवा गया शपथ। भारत के उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल, ये भी वैसे ही पूछेगा, इधर उपराष्ट्रपति दे देगा और उधर आपसे तारीखें। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 52 से 57 और फिर 52 से 62। डॉक्टर ये जाकिर हुसैन की साहब की बात करें तो 62 से 67, वी गिरी साहब 67 से 69, गोपाल स्वरूप पाठक। अब इस ऐसे भी क्वेश्चन पूछता कि इसमें कौन सा उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया हुआ है या उपराष्ट्रपति के पद पर काबिज रहा है। तो गोपाल स्वरूप पाठक ये 69 से 74 1974, बीडी जत्ती ये 64 से लेके 74 से लेके 79 तक 5 साल। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये 79 से लेके 84 तक रहे हैं। आर वेंकटरमन साहब 84 से 87, शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, प्रिया नारायणन ये 92 से लेके 97, कृष्णकांत 97 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी
ये 2007 से 12 और 12 से 17, वेंकैया नायडू 17 से 22, जगदीप धनखड़ 2022 से अब तक। एक इसमें आप पॉइंट आउट कर लें। क्या पॉइंट आउट करेंगे? ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया हुआ है? तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं स्टार लगा रहा हूं, आप भी तो स्टार लगाएंगे, आप भी स्टार लगाएंगे। वो कौन से उपराष्ट्रपति हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, ये उपराष्ट्रपति हैं, यहां पे हम लोग देख रहे हैं। ये पहले राष्ट्रपति, ये इसके बाद में राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। वीवी गिरी साहब ये पहले कार्यवाहक बने और फिर संपूर्ण कार्यकाल के लिए अवधि के लिए। इधर देखिए, बीडी जत्ती साहब जो हैं ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए थे, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भी राष्ट्रपति बने हुए थे। इसके बाद में शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा, इतने ही हैं और तो कोई नहीं है। शंकर दयाल शर्मा है, वीवी गिरी साहब हैं, आर वेंकटरमन और के आर नारायणन। ओके, दोनों इनके भी स्टार लगाएंगे, आर वेंकटरमन और के आर नारायण, ये भी। तो शुरुआत में गोपाल स्वरूप पाठक साहब को छोड़ दिया जाए तो जो भी उपराष्ट्रपति हैं ये सारे के सारे राष्ट्रपति भी बने हैं, ये राष्ट्रपति भी बने। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उनके सबके नाम याद रखना। मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे करेगा, कैसे फॉर्मेशन करेगा उसके बारे में जानकारी। अब बात करते हैं 5 मिनट में खत्म करते हैं इसको। ओके, चलिए अनुच्छेद 74। अब हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा शामिल किया गया, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और ये जो प्रावधान किया गया ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किया गया। ओके, लेकिन वो जो बदलाव किया गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह वो मानने के लिए बाध्य है, ये इंदिरा गांधी काल में किया गया। कब? 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 में। लेकिन जब इनकी सरकार गिरी और मोरारजी देसाई जी की सरकार आई तो 1978 में उन्होंने बड़े बदलाव किए, और उसी बदलाव का नतीजा है कि 1978 के बाद से या वही से, और वो संविधान संशोधन कौन था? 44th। राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते कि एक बार विचार कर लीजिए साहब। चलिए, अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और ये दी को तो क्यों दी। अब अगर ऐसा करेगा तो आप समझ सकते हैं जो शक्तियों का विभाजन है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में, कहीं ना कहीं उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होगा और फिर दिक्कतें पैदा होगी। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो 75(1) का इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। बस कंफ्यूजन इतना होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये तारीख नहीं याद रहती है, परसेंटेज याद रहता है, और ये याद नहीं रहता है कि वो कौन सी बॉडी है या कौन सा संस्था है या कौन सा निकाय है। तो वो लोकसभा है ना कि संसद है। ओके, तो इसको पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। ये लोकसभा है, अर्थात लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, और ये व्यवस्था संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान में शामिल की गई, और ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम था। कौन सा? 91वां संविधान। चलिए, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ओके,
75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ध्यान रखना ये सब आपसे पूछेगा। 75(1), 75(2) और 75(3). 75(1) में क्या है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, बाकी प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य। 2 में है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है मंत्री पद धारण करते हैं, और 3 में है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये आपसे स्टेटमेंट सीधे बना देगा 1975 के अनुसार 75(1), 75(2), 75(3), 1, 2, 3 करके पूछेगा आपसे ऐसा कुछ। चलिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया, बाकी कहीं पे भी आपको मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग होते हुए नहीं दिखेगा। तो आर्टिकल 352 खंड 3। ओके, ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। विस्तार से चर्चा करते हैं इनके बारे में, इसके बाद में फिनिश करते हैं। चलिए, भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ओके, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये सब स्टेटमेंट आप ध्यान रखना, छोटा सा ये पोर्शन है, इसमें सारे मुद्दे दिए गए हैं। अनुच्छेद 76(6) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय नहीं है। तो 76(1) के अनुसार। 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपे, या उन कृत्यों का निर्वहन करें जो उनको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। तो सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जब कभी भी राष्ट्रपति महोदय ऐसी बात करें कि भी ठीक है, आप हमें कुछ सलाह दो इस मुद्दे पे, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनकी भी बात सुनते हैं। तो एक तरह से भारत सरकार के आपके जो है भारत के जो है सबसे बड़े विधिक सलाहकार। 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो कभी भी किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। अगर वहां पे किसी ने पूछ दिया कि भाई किस अधिकार से आए हो, तो बोलेंगे संविधान के अनुच्छेद 76(3) में ऐसा लिखा हुआ है कि हम सुनवाई बैठ सकते हैं, यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति महोदय जो है जब नियुक्त करते हैं तो उनको बताते हैं भाई आपकी ये सेवा शर्त। तो एक तरह से सेवा शर्तें नहीं होती, हाँ होती भी तो राष्ट्रपति महोदय सारी चीजें राष्ट्रपति महोदय वो सब कुछ करते हैं उनके लिए। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब चाहे तब हटा दे। लेकिन ये प्रसाद पर्यंत जो भी आप कहीं पर भी देखते हैं, ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर ही काम करता है। अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है असंतुष्ट है तो बोलेगा राष्ट्रपति महोदय से, जाइए उनको बोल दीजिए आप रहने दीजिए भाई काम। ओके, तो ये सारी बातें। तो 76(4) के अनुसार प्रसाद पर्यंत मतलब जब चाहे राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, तो विवेक की शक्ति नहीं है। 88 के तहत देखें तो महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। और इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 105 जिस तरह से किसी संसद सदस्य को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उसी तरह के विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी प्राप्त है। बस अंतर इतना है कि वो मतदान नहीं कर सकता, कार्रवाई में भाग ले सकता है, विशेषाधिकार, वेतन भत्ते सब कुछ वैसे। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, अच्छा इसमें मैंने महाधिवक्ता के बारे में भी बात कर ली है, एडवोकेट जनरल के बारे में। ओके, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और यहां से जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो एडवोकेट जनरल के बारे में है। ओके, राज्य का महाधिवक्ता। तो
165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का प्रधानमंत्री बनने के लिए कहाँ गया, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, माफी चाहूंगा, आहरित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है। इसमें अनुच्छेद 165(2) के अनुसार वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है और वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। ओके, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो भारत का या भारत राष्ट्र का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। ओके, उसी तरह से केंद्र सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। उसी तरह से ये राज्य का महाधिवक्ता वो राज्य का प्रथम। चलिए, अनुच्छेद 165(3) के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। ओके, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल को एक तरह से नियुक्त करते हैं, उसी तरह से राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ओके, और उसी तरह के सारे प्रावधान भी किए गए हैं। अनुच्छेद 148, अब हम बात करते हैं कैग के बारे में। 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और यह अपने पद से केवल उसी रीति और आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति व आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ध्यान रखना, इधर कैग जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। इसके लिए बकायदा उसके नियुक्ति के समय ही उसकी सेवा शर्तें, उसके वेतन भत्ते, उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ओके, और उसी तरह हटाया जाएगा जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया, बकायदा प्रोसीजर होता है। तो बिल्कुल वैसी प्रक्रिया होती है जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है, उसी तरह की प्रक्रिया का पालन कैग को हटाने के लिए किया जाता है। ओके, तो एक लंबी प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, और ऐसा भारत देश में संभव नहीं हुआ है कि किसी कैग को जो है इस पे महाभियोग चलाया जाए या ऐसा प्रोसीजर अपनाया जाए उसको पद से हटाने की नौबत आए। अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। ध्यान रखना, हाँ, किसी भी पद पर काम नहीं कर पाएगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है। इसको लोक लेखा समिति का आंख कान कहा जाता है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। और 151(2) में राज्य के लिए भी वैसी प्रक्रिया का पालन किया गया है, अर्थात महालेखा परीक्षक जो है वो राज्यपाल को राज्य से संबंधित विषय के बारे में रिपोर्ट सौंपता है और फिर जो है राज्यपाल वो राज्य के विधानमंडल या उसके पटल पर उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, रखवाता है, समक्ष रख। चलिए, संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां, सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, अर्थात पहला है विनियोग लेखाओं पर लेखा, और इसके बाद में वित्त लेखाओं पर लेखा, इसके बाद में सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा। ठीक है, तो विनियोग, सरकारी उपक्रमों पर और वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है। ओके, तो 3 रिपोर्टें जो है वो सौंपता है। वरीयता क्रम की बात कर लेते हैं, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्रपति टॉप पे, उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पे। ओके, राष्ट्रपति टॉप पे, उपराष्ट्रपति दूसरे पे, तीसरे पे प्रधानमंत्री है, फिर इसके बाद में चौथे पे राज्यों के राज्यपाल, वो अपने राज्य में भूतपूर्व प्रधान राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री, ये 5वें नंबर पे आते हैं। 7वीं ध्यान रखना 5वें नंबर पे आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष 6ठे नंबर पे आते हैं। 7वें नंबर पे, इस नंबरिंग नहीं की गई है, नंबरिंग मिसप्रिंट है। चलिए नंबरिंग कर देते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा।
छठे नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश, और 7वें नंबर पे हैं केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, और 7 का ये भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। ओके, तो अभी लोकसभा के विपक्ष के नेता जो है वो राहुल गांधी जी को बनाया गया है, तो ध्यान रखना वो कौन से वरीयता क्रम में आ रहे होंगे, 7वें वरीयता क्रम में आ रहे होंगे। अब ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वरीयता क्रम, क्योंकि अभी जो है लोकसभा में विपक्ष का नेता आप जानते हैं कि पिछले 1 दशक से नहीं था, अभी रखा गया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत स्थित विदेशों के असाधारण एवं पूर्णाधिकारी, राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर, ये आते हैं 8वें नंबर पे। 9वें नंबर की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नौका की बात करें तो लोकसभा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये 9वें नंबर की बात कर रहे हैं, नौका की बात कर रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री और केंद्र के राज्य मंत्री, और रक्षा मंत्री में रक्षा मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री, ये 10वें नंबर पे आते हैं सब। 11वें नंबर की बात करें तो भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल, अपने संघ शासित क्षेत्र में जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। ओके, तो महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल, ये सब आते हैं 12वें नंबर पे। ये माफी चाहूंगा, ये 11वें नंबर पे आते हैं कैबिनेट सचिव, राज्यपाल, लेकिन ये 12वें नंबर पे ये जनरल और उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। वरीयता क्रम आपसे पूछता है, 1-2 बार रिपीट करेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे पदाधिकारी है जिन पे आपकी हमेशा नजर रहती है। तो ये ऐसे पदाधिकारी जिन पे नजर रहती है, इस वजह से ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। एक बार रिवीजन करेंगे आपको ये सारी चीजें। क्वेश्चन बस ये बोलेगा वरीयता अनुक्रम, इसको क्रम से सजाइए, इसको क्रम से सजाएं, तो ऐसे कुछ करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, तो ये जो आईपीएफ है, छठा आईपीएफ है, इसको माफी चाहूंगा 7वां आईपीएफ है, पॉलिटी से संबंधित है। अब नेक्स्ट आईपीएफ में हम संसद के बारे में बात कर लेंगे, और 1-2 मुद्दे वहां पे, और संसदीय समितियां, संसद के बारे में संपूर्ण जानकारी, या फिर हम और एक मुद्दा और क्लियर कर लेंगे उसमें, इधर सर्वोच्च न्यायालय, उसकी बात कर लेंगे। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करेंगे। तो 8वें आईपीएफ में कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे। चलिए, और इसकी पीडीएफ हमने बता दी थी आपको, इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। वो पीएमपी प्रोग्राम चलता है हमारे यहाँ पे मेक आईएएस में, तो पीएमपी प्रोग्राम में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसको पूरा डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। और बाकी इसको आप देखते रहें, 2 बार कम से कम देखेंगे। ओके, एक बार तो आप कंटिन्यू देख रहे हैं, इसके बाद में एक बार और देख लेंगे, फटाफट 2 क्रॉस पे करके देख लेंगे, आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइज।